गुलाम हैदर को भी हम एक दिन पहले ही बताएंगे कि किस दिन उसकी टिकट हो चुकी है और किस दिन उसको भारत में आना है और किस दिन उसको नेपाल में आना है। ये हमारी एक कानूनी एक पॉलिसी हमने तैयार करी है और सब चीजों को हमने तैयार करा है। वो भारत में भी आएंगे और भारत की अदालतों में भी पेश होंगे, उनको बच्चे भी मिलेंगे और ये सीमा हैदर और सचिन जो है वो अरेस्ट भी होंगे। न केवल ये भारत की जेल में जाएंगे बल्कि भारत की जेल के बाद हो सकता है कि भारत की जेल से पहले ये नेपाल की जेल में चले जाएं, लेकिन अगर ये भारत की जेल में जाते हैं और इनको सजा होती है और बच्चे हमें मिलते हैं तो भारत की सजा भुगतने के बाद ये नेपाल की जेल में इनको डिपोर्ट करना पड़ेगा और नेपाल की जेल में जो इन्होंने अबडक्शन करा है, जो अपहरण करा है, नेपाल की जेल भी में इनको रहना पड़ेगा और नेपाल के कानून के मुताबिक जो इन्होंने तोड़ा है। तो हमने अपनी पॉलिसी को करते हुए हमने अपनी सारी कानूनी चालें और सारी कानूनी चीजें पूरी कर ली है, सारी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली है। तो नेपाल के अधिकारियों ने हमें जो सजेशन दिया था, नेपाल के अधिकारियों ने जो जो रिक्वायरमेंट की थी, हमने वो सारी पूरी की हैं और अब नेपाल सरकार ही नेपाल दूतावास और नेपाल पुलिस के जरिए से और भारत की दूतावास, भारत के गृह मंत्रालय के जरिए से सीमा हैदर को यहां से लेके जाएंगे और बच्चों को यहां से लेके जाएंगे और वो अपनी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करेंगे, जिसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। और गुलाम हैदर का केवल भारत आ जाना ही काफी नहीं था, उसको नेपाल भी जाना पड़ता और भारत आने के बाद उसको नेपाल का वीजा नहीं मिलता। इसलिए जो इंसान जिस मुल्क का होता है उसी देश में हर देश की एम्बेसी और हर देश के हाई कमीशन होते हैं, तो गुलाम हैदर का नेपाल का वीजा लिया जाना भी जरूरी था। तो हमने गुलाम हैदर के तमाम कागजात और तमाम चीजें क्लियर करके वो भारतीय उच्चायोग को इस्लामाबाद में भेज दी थी और सारी चीजें क्लियर थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया और पूरी बात हम गुलाम हैदर को भी नहीं बताते हैं क्योंकि कानूनी बातें हैं। उसका रीजन ये है कि गुलाम हैदर बहुत ही शरीफ इंसान है और उसको ये पता नहीं है कि कौन सी बात मीडिया में बोलनी है और कौन सी बात नहीं बोलनी है, क्योंकि वो दिमागी रूप से बड़ा परेशान हो चुका है। अपने बच्चे उससे दूर चले गए हैं, उसका घर बेच दिया गया है, उसकी बीवी 3 लाख रुपए लेकर के यहाँ आ गई है और धोखाधड़ी से वो इलीगल तरीके से भारत में जो है वो सचिन मीना के साथ रह रही है। तो वो इंसान बड़ी हिम्मत के साथ जी रहा है और इसलिए हम पूरी बात कानूनी, उसको केवल जो मोटी मोटी बात होती है जिसको हम समझाते हैं उसको बताते हैं, हम पूरी पॉलिसी उसको नहीं बताते। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने कंप्लेंट, जो मेरे बारे में इन्होंने कहा था कि हवाला का पैसा आ रहा है, सऊदी से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, कहां से आ रहा है, और जो मेरे बारे में कहा था कि इनके संबंध है आतंकवादियों से, इस प्रकार की जो बातें कही थी, तो हमने उसकी कंप्लेंट मैंने कम्युनिटी पे भी लगाया है। उसकी कंप्लेंट हमने अपने एसएसपी को, आईजी साहब को और एसएचओ सिटी पानीपत को की थी, जिस कंप्लेंट पे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने खुद जाकर के एपी सिंह को 160 सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया था कि आप थाने में हाजिर होइए और हमें आपसे जांच करनी है। सचिन को भी नोटिस दिया था और सीमा हैदर को भी 160 का नोटिस दिया था। खुद पुलिस डिपार्टमेंट के जांच अधिकारी ने मुझे फोन करके, जब मैं नेपाल में मैंने रिसीव किया उनका फोन, उन्होंने मुझे बताया कि भाई कल ये शनिवार को उन्होंने बताया था कि ये इतवार को इन्होंने टाइम दिया, इतवार को ये आ रहे हैं, इनसे पूछताछ करेंगे। तो संडे के दिन 12 बजे से 6 बजे तक ये थाने में रहे हैं और इनसे कड़े शब्दों में जो है इनसे पूछताछ की गई है और इनके बयानों को भी रिकॉर्ड किया गया है। और देखिए, मैं काफी दिन से हैरान था कि एपी सिंह को ये सीमा हैदर ही क्यों मिली बहन बनाने के लिए। तो वो आज मेरी समझ में आया है कि वो एक झूठा दूसरा महाझूठा, एक झूठी दूसरा महाझूठा, यानी कि आया तो खुद मेरी कंप्लेंट में और बाहर निकल के इंटरव्यू दे रहा है कि वो जी हमने कंप्लेंट की थी मोमिन मलिक की, हम तो बयान देने आए थे, हम तो कार्रवाई करने आए थे। पत्रकार को जबरदस्ती बता रहा है। और इसकी एक गंदी आदत देखिए, ये जिस भी चैनल पे इंटरव्यू देगा सबसे पहले क्या कहेगा, आप बहुत अच्छे पत्रकार हो, आपका चैनल बहुत अच्छा है। यानी अगला बंदा कोई सवाल पूछता हो तो उसको अपने फेवर में करने की कोशिश करेगा। ये किसी एक चैनल पे जाएगा, उस पर कहेगा ये बहुत अच्छा चैनल है, ये बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे पत्रकार हो। अगले दिन दूसरे चैनल पे ये बहुत अच्छा चैनल है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार
सरकार हो, मतलब सबको पागल बनाने की कोशिश करता है ये। इससे पूछोगे क्या हो गया, हरियाणा सरकार को स्थिर कर दिया, यूपी सरकार को स्थिर कर दिया, केंद्र की सरकार को स्थिर कर दिया। अरे मैं एक छोटा सा वकील हूं, क्या एक वकील की पावर है कि वो सरकार को स्थिर कर दे? आप बताओ, क्या एक इंसान की पावर है कि इतनी बड़ी सरकार को स्थिर कर दे? सरकार के अंदर कितनी पावर होती है? सारी डीसी, एसपी, पुलिस फोर्स, सारा एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के अंडर चलता है। क्या कोई व्यक्ति सरकार को स्थिर कर सकता है? और भारत का नागरिक क्या सरकार को स्थिर कर सकता है? भारत के हम नागरिक हैं, इस सरकार को हमने बनाया है, वोट दे के बनाया है। और मैं तो वैसे भी बीजेपी पार्टी से हूं, काफी दिनों से जुड़ा हुआ हूं। मुख्यमंत्री जी मुझे अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह हम उनके सर्कल में यार दोस्त हैं, तो वो हमारे बारे में पता है उनको सारा। देश की सरकार जानती है, देश की आईबी जानती है, इंटेलिजेंस जानता है, कोई नहीं जानता हमारे बारे में, सब कुछ जानते हैं। और तेरे बारे में भी सरकारें जानती हैं। तो तेरे झूठी कंप्लेंट करने से या तेरे बकवास करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तू बुलाया तो पुलिस डिपार्टमेंट ने तेरी जांच करने के लिए है, तेरे से पूछताछ हुई है बहुत, और बाहर निकल के कहता है जी हमने कंप्लेंट दी थी। तो आज पता चला कि एक नंबर का झूठा है, और इसीलिए इसने सीमा हैदर को अपनी बहन बनाया, क्योंकि वो महा झूठी है। आज वो जन्मदिन मना रही थी, पता चला कि आज जन्मदिन मना रही है, तो हमने कम्युनिटी पे उसका जन्म प्रमाण पत्र लगाया, और वो जन्म प्रमाण पत्र 7 जनवरी 1998 की इसको पैदाइश दिखाता है, जो पाकिस्तान सरकार का जारी किया हुआ है। और जो इसका पासपोर्ट नंबर है जो पुलिस के कब्जे में है, उसके अंदर जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/2002 है। और ये कहती है जनाब मेरी डेट तो 10/7 है। तो भाई एक इंसान 3 बार पैदा नहीं हो सकता, ना वो 7 जनवरी को पैदा हो सकता, ना 1 जनवरी को पैदा हो सकता, और ना 7 जो है ना जून को पैदा हो सकता। तो झूठ की दुकान है हमारे भारत का। भारत में कैसे पड़े आप देखिए कि जिस वक्त इसने बॉर्डर को क्रॉस कर दिया, हमारे देश के 2 फौजियों को इसने सस्पेंड कराया। यानी कि जैसे कदम इसके भारत में पड़े क्रॉस करके 2 फौजियों के पेट पे लात मारी, 2 फौजियों के परिवारों की रोजी को इसने छीना। तो दोस्तों ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए कुपोती है। ये हमारे भारत देश के लिए ना केवल खतरा है, बल्कि हमारे लिए ये सबसे बड़ा अभिशाप है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि एक हाथ में, इस हाथ में बीजेपी का झंडा, इस हाथ में बीजेपी का झंडा, और ढोल बजवा रही है और नाच रही है। अरे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो जिन्होंने पूरी उम्र बीजेपी के लिए लगाई है, उन्होंने भी इतनी जल्दी नहीं की। वो भी जब मोदी जी ने शपथ ले ली, जब ढोल बजे हैं, तेरे को क्या ऐसी बीमारी आ रही थी? तेरे को क्या ऐसी आफत आ रही थी? तेरे को कौन सा एकदम नागरिकता की चिंता थी? तू कैसे भारत में पैर पसारना चाह रही थी कि शपथ लेनी, तूने ढोल बजवाने शुरू कर दिए हैं? तो इससे क्या साबित हो? तू हम भारतीयों से ज्यादा है क्या? हम भारत के लोगों से ज्यादा वफादार है क्या तू भारत की? एक नंबर की तू जो है हमारे अपने देश की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी? तो ये सब ड्रामे हैं। भारत सरकार भी तेरे ड्रामों को समझ रही है, और हमारे भारतीय भी तेरे ड्रामों को सब समझते हैं कि कौन से ढोल है। ढोल तो हम भी बजाएंगे, ढोल तो भारतवासी भी बजाएंगे। जिस दिन तू जेल जाएगी उस दिन देखना ढोल, उस दिन देखना पटाखे, उस दिन देखना मिठाइयां कैसे बटेगी। हम बताएंगे आपको ढोल कैसे बजते हैं, कैसे मिठाइयां बजती हैं। हम भी तो ढोल बजवाएंगे। और ये तेरा भाई जो महा झूठा है, और इसने 10 जगह कंप्लेंट दे रखी। इसने रबूपुरा थाने में कंप्लेंट दी, इसने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट दी। दिल्ली पुलिस के कुछ नौजवान मेरे घर पूछताछ करने के लिए आए थे, तो उन्होंने बताया कि वो नेपाल गए हुए हैं। तो फिर मैंने उनको कहा मेरा नंबर दे देते, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली कंप्लेंट करी इन्होंने पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़, कहां कंप्लेंट करी। क्या हुआ? कुछ हुआ? रबूपुरा पुलिस ने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा ना। और जल्दी जहां से कंप्लेंट आएगी वहां से तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगेगा। तो ये झूठ की दुकान है। इनको सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि इनका झूठ पकड़ा गया है, और सीमा का भी झूठ बुरी तरीके से पकड़ा गया, एक्सपोज हो चुकी है। पशुपतिनाथ मंदिर से भी, होटल से भी, डेट ऑफ बर्थ से भी, और शादी के सिलसिले से भी, और हैदर के मामले में भी कि हैदर मारता था, ये करता, ये पूरी तरह झूठ बोल चुकी है। इसकी वैल्यू खत्म है, कोई इसको देखना पसंद नहीं करता। सारी दुनिया को इसको झूठ के बारे में पता लग चुका है।
ये मेरे बारे में बात करते हैं कि मोमिन क्रिमिनल है, मोमिन बदमाश है। अरे मैं तो क्रिमिनल हूं, बदमाश हूं, अपने लिए हूं ना, कोई दिक्कत नहीं। बता तेरे से मुझे क्या रिश्तेदारी जोड़नी है, तुझे तो जेल करा दूंगा। तो हमने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हुए, अपनी कानूनी पॉलिसी को चेंज करते हुए कुछ बदलाव हमने किए हैं, और वो बदलाव करना हमारी कानूनी मजबूरी है। क्योंकि नेपाल यात्रा, क्योंकि जब हम जो नेपाल दूतावास है दिल्ली में, जब हम उनसे बात की कि हम इन बच्चों को यहाँ से भारत से ले जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो, एक बार तो इनको नेपाल बॉर्डर से जो है वो इलीगली भारत में एंट्री करा दिया गया है। हम अगर इनको लेके जाते हैं तो वो एंट्री हमें वैलिड चाहिए। हम ऐसे ही चुपचाप तरीके से वहां पर लेके नहीं जाना चाहते।